हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हम जून 2023 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आर्थिक परिदृश्य तक की खबरों को देखा था। आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य यानी कि स्टेट न्यूज़ को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपके आरएस प्रीलिम्स से या आपके जो भी जूनियर अकाउंटेंट का भी आपके वैकेंसी आई है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जितने भी आपके आरपीएससी आरएसएसएमबी के एग्जाम्स है, वहाँ पर मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो इस वाले पोर्शन से जो है वो करंट अफेयर्स में लिए जाते हैं। तो आप इस पोर्शन को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िएगा। और जो लोग एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप इस पोर्शन को पूरी तरीके से स्किप कीजिए, क्योंकि आपके स्टेट न्यूज़ रीजनल न्यूज़ जो है वो एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। आपको ओवरऑल जो इंडिया का न्यूज़ है वो आपको पढ़ना होता है। तो चलते हैं अब हम हमारे मैगजीन की तरफ, और फर्दर डिले ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल जो है वो राजस्थान के हाई कोर्ट को लेकर के है, जुडिशरी को लेकर के है। जुडिशरी में अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है, यानी कि हमारे राजस्थान में नए जो चीफ जस्टिस है वो अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है जस्टिस ऑगस्टन जॉर्ज मसीह है। तो ये हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो है 41वें जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर इनके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो इन्होंने जो है पंकज मित्तल जो अभी हमारे चीफ जस्टिस थे उनका स्थान लिया है, और जो अभी 5 फरवरी 2023 को इनको रिटायरमेंट यहाँ से दिया गया है। रिटायरमेंट इन द सेंस कि यहाँ से प्रमोट होकर के अब वो सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश या जज जो है वो बन गए हैं। जस्टिस मसीह के बारे में अगर हम देखें तो ये पंजाब के अंदर जन्मे, यानी पंजाब से इनका वास्ता है, और पंजाब और हरियाणा के जो हाई कोर्ट है वहाँ पर ये वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उसके अलावा इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ किया है, और पंजाब से ही जो है ये पहले असिस्टेंट एजी कार्यालय में असिस्टेंट थे, फिर डिप्टी एडिशनल एजी रहने के बाद में इनको एडिशनल जज बनने का अवसर मिला, और उसके बाद में स्थायी जज के रूप में ये अपॉइंट हुए थे। तो इतनी चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि जो है कई एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के भी चीज़ों को पूछा जाता है। जैसे पूछ लेंगे कहाँ से हैं ये जज जो है, इनका संबंध किस राज्य से है। तो इस तरीके के फैक्चुअल्स जो है ट्रिवियल फैक्ट भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया। आप भी पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं जाता है 2-4 फैक्ट एक्स्ट्रा याद करने में। अब देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय की, तो यहाँ पर जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम था कमलकांत वर्मा, और ये 1949 से लेकर के 1950 तक जो है इस पद पर, यानी स्वतंत्रता के समय जो है ये इस पद पर आसीन थे। एक छोटा सा फैक्ट है, देख लिया हमने। नेक्स्ट देखिए कि रामबाग पैलेस जो है, जयपुर में जो रामबाग पैलेस है, उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल जो है वो घोषित किया है। और ये घोषित किसने किया है? तो एक प्रमुख ट्रैवल साइट है जिसका नाम है ट्रिप एडवाइज़र। इसके द्वारा जो है 2023 के ट्रैवल चॉइस अवार्ड के अंदर ये अवार्ड इसको दिया गया है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हालांकि नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है रामबाग पैलेस के अतिरिक्त जयपुर के होटल सेंजेंट बीएल को न्यू होटेस्ट होटल्स की श्रेणी में चौथी रैंक जो है वो प्रदान की गई है। तो इतना ही इसके बारे में ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें कोई काम की चीज़ें नहीं, इससे बाल की खाल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास सुदर्शन शक्ति। तो ये सुदर्शन शक्ति अभ्यास जो है इसकी थोड़ी डिटेलिंग को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अभ्यास सुदर्शन शक्ति जो है ये पहली बात तो राजस्थान और पंजाब से जो पश्चिमी सीमा जो हमारी लगी हुई है वहाँ पर इसको जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसमें भारतीय वायुसेना और जो भारतीय सेना है यानी आर्मी और एयरफोर्स, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। इसका जो उद्देश्य है, जैसे यहाँ भारतीय सेना की जो सप्त शक्ति कमान है उसने पार्टिसिपेट किया है। इसका उद्देश्य है कि जो है ऑपरेशन के दौरान जो दोनों सेनाएं होती है उसमें आपसी तालमेल को कैसे बढ़ाया जाए, क्षमता का विकास कैसे किया जाए। और यहाँ जो अभ्यास किया इन्होंने वो कॉम्बैट पावर, कॉम्बैट सपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट का अभ्यास किया। लॉजिस्टिक सपोर्ट आप जानते हैं, और कॉम्बैट का मतलब होता है कि जब लड़ाई के दौरान जो आवश्यकताएं होती हैं तो उससे रिलेटेड कॉम्बैट पावर और कॉम्बैट सपोर्ट की जो अभ्यास है उसको यहाँ पर इन्होंने मॉक ड्रिल के माध्यम से किया है। तो ये अभ्यास सुदर्शन शक्ति के बारे में था। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे खिलाड़ी को लेकर के है जिनके बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर भी स्वर्ण पदक जिताया था। तो ये है विश्व पैरा शूटिंग की जो चैंपियन है अभी, जिन्होंने रजत पदक जीता है। स्वर्ण नहीं जीता है इस बार, रजत पदक जीता है। तो अवनी लेखरा के बारे में है, जो जयपुर से इनका संबंध है। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने अभी जो है रजत पदक जितवाया है। और ये जो अभी पैरा शूटिंग चैंपियनशिप है ये दक्षिणी कोरिया के अंदर संपन्न हुई है। और यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए, विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, इसका मतलब ये जो आयोजन है ये बहुत ही बड़ा आयोजन है, यानी कि वर्ल्ड कप है पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड इसका शूटिंग का। और इसमें 10 मीटर एयर राइफल एसएच के अंदर जो है अवनी लेखरा ने भारत को रजत पदक दिलाया है। और इसके साथ में भारत का जो इसमें जो है 100वां पदक जो है इसने भारत ने जो है उसने हासिल किया है। अगर हम इसमें देखें तो
अब देखिए इसके अंदर 2-3 सवाल और निकल कर के आते हैं। पहला तो ये, क्योंकि देखिए आजकल क्या है कि अब मैं क्या बताऊँ इसमें कि एक आप खुद सोचिए कि जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई करना होता है। तो जब लेवल हाई करते हैं तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें से चीज़ें आपके सामने करंट अफेयर्स वही रहेगा, लेकिन उसमें से जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से आपसे पूछी जाएँगी वो थोड़ा-सा डिफ़र कर जाता है। तब आपको लगेगा कि यार ये तो हमारे मैगज़ीन में था ही नहीं, या हमारे हमने जो चीज़ें पढ़ी उनमें से आउट ऑफ कोर्स था। आपको जब इन्फॉर्मेशन दी जाए तो आप उसका पूरा एनालिसिस कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि अवनी लेखरा जो है वो यहाँ पर रजत पदक जीती हैं, तो यह स्वर्ण पदक उन्होंने 0.1 अंक के से जो है खोया है। तो यहाँ पर स्वीडन की अन्ना बेंसन जो है उनके उन्होंने जो है स्वर्ण पदक जो है वो इसमें हासिल किया है। तो ये भी आपके लिए फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए लास्ट फैक्ट इसमें ये है कि ये जो चांगवोंग वर्ल्ड कप शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स है, चांगवोंग क्या है, दक्षिण कोरिया का जो शूटिंग रेंज है उसका नाम है ये, जहाँ पर ये वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पर ये जो शूटिंग चैंपियनशिप हुई है ये एक तरीके से पेरिस पैरा ओलंपिक जो 2024 में होने वाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अब जो पैरा ओलंपिक्स है 2024 वाले वो कहाँ आयोजित होंगे, तो पेरिस में आयोजित होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका एक क्वालिफाइंग इवेंट भी था जिसमें कि अवनी लेखरा क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो इसमें देखिए कितने सारे फैक्ट आपने देख लिए कि सबसे पहली चीज़ तो अवनी लेखरा ने अभी जो विश्व पैरा शूटिंग है जो कि दक्षिण कोरिया के चांगवांग जो है चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में संपन्न हुई है, वहाँ पर इन्होंने रजत पदक जीता है। स्वर्ण जो है स्वीडन की अन्ना बेंसन ने जीता है, और अभी जो 2024 का पैरा ओलंपिक है वो पेरिस में आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स जो है वो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखिए महिलाओं को सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50% की छूट जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। इसके अंदर जो है सभी प्रकार की जो है महिलाओं को रोडवेज की साधारण बसों के साथ साथ एक्सप्रेस में, डिलक्स बसों के अंदर सभी में जो है किराए के अंदर 50% का जो है वो ऑफ दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो सामान को पैक करते हैं और यात्राओं का जो है वो शुभारंभ करते हैं, क्यों। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पालनहार योजना को लेकर के, जिसमें कि सहायता जो राशि है उसमें वृद्धि की गई है, और इसको आप डबल इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए बेसिकली पालनहार योजना जो अनाथ बच्चे हैं या कोविड में जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, तो उन बच्चों की सहायता के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, और अभी इसके अंदर जो मिलने वाली सहायता राशि है उसको इंक्रीज़ किया गया है। तो 6 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो अनाथ श्रेणी को या अतिरिक्त अन्य किसी श्रेणी के बच्चे हों, तो उनको जो हर महीने 500 रुपये मिलते थे अब वो 750 रुपये मिलेंगे। और इसी प्रकार से जो 6 से 18 वर्ष के आयु वाले जो बच्चे हैं जिनको 1000 रुपीज़ प्रति माह दिए जाते थे, वो 1500 रुपये प्रति माह जो है वो दिए जाएंगे। तो 1 जुलाई 2023 यानी कि कल से जो है ये प्रभावी हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 750 रुपये, और 6 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह जो है वो राशि के अंदर इंक्रीमेंट किया गया है। तो इस प्रकार के जो ट्रिवियल चीज़ें हैं जिनको कि आप कभी, जैसे जो यूपीएससी की तैयारी करता है ना, उसको ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल, प्रीलिम्स में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जहाँ आपको फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से बार बार अंडरलाइन करके रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है आरकेट को लेकर के। आरकेट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके थे कि आरकेट जो है जिसका जयपुर के अंदर केंद्र स्थापित किया गया था। तो अभी देखिए कि राज्य के 5 संभागों में खुलेंगे आरकेट के नए केंद्र। तो ये 5 संभाग कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो संभागों के बारे में पढ़ें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए आरकेट का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए आरकेट का फुल फॉर्म है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी से हम क्या समझते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, एडवांस जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ है उनके बारे में जो स्टडीज़ होती है, जो रिसर्च होता है, उसी को हम एडवांस टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसके लिए जो सेंटर्स हैं वो पहले ही जयपुर में एक खोला जा चुका है, जिसके ऊपर आपके आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। और इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है 25.90 करोड़ की। और इन्होंने कहा है कि भाई जो कोटा संभाग है, उदयपुर है, भरतपुर और अजमेर और बीकानेर जो संभाग है, इन 5 संभागों में हम जो है आरकेट के सेंटर्स को खोलेंगे, ताकि यहाँ पर जो युवा हैं वो जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो अब भविष्य वाली जो टेक्नोलॉजीज़ है, उनसे जो रूबरू हो सकें और जो है उसके अंदर अनुसंधान जो है वो कर सकें।
तो अब यहाँ पर देखिए 2 फैक्ट और हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जयपुर में आर्केड केंद्र पूर्व में ही स्थापित किया जा चुका है और जोधपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है उसका अस्थायी कैंपस में जो है वो बनाया जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की है। तो ये जो है आपके जोधपुर में इस्टेब्लिश की है और आर्केड जो सेंटर है वो पहले कहाँ जयपुर में इस्टेब्लिश किया जा चुका है। और अभी जो है 5 जो संभाग है वहाँ पर जो है इसके सेंटर्स को बनाने के लिए बजट में अलॉटमेंट किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड्स जैसे जो है उसको सम्मानित किया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड काफ़ी चर्चाओं में रहता है, पिछली बार भी एक अवार्ड जो है वहाँ के पवन अरोड़ा जो आयुक्त हैं उनको मिला था और अभी दोबारा से जो है द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। तो अभी इनका क्या अचीवमेंट है वो हम देख लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है ये वर्ल्ड HRD काउंसिल ने जो है एक तो बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को लेकर के दिया है और दूसरा इन्होंने कहा है कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए जो है वो चयनित हुए हैं। तो अभी जो आयुक्त हैं उनके तत्वाधान में अगर हम बात करें, पवन अरोड़ा जो भी आयुक्त हैं, 4 साल में कुल 17 अवार्ड्स जो है आवासन मंडल जीत गया है। ये फैक्ट आपको याद नहीं रखना, लेकिन इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छी तरीके से जो है इसमें कार्य हो रहा है। अब जो हमें याद रखना है वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ था वो था सिटी पार्क मानसरोवर का। आपको पता है अभी सिटी पार्क बना है मानसरोवर में, अभी भी काम चल रहा है उसमें कुछ जगह, लेकिन जो है इसको यहाँ पर बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के रूप में सेलेक्ट किया गया है। दूसरा है इसमें एक्सीलेंस इन इनोवेशन श्रेणी। तो एक्सीलेंस इन इनोवेशन आप समझते हैं नवाचार के अंदर जो एक्सीलेंस है, तो उसके अंदर कोचिंग हब प्रतापनगर जो है उसको सेलेक्ट किया गया था। तो इसके लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को जो है दोनों में अवार्ड दिए गए हैं, पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है अब वो हमारा जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को आता है, उस समय जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो उदयपुर के अंदर जयसंबंध वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ पर जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो है उदयपुर के अंदर जंगल सफारी जो हम स्टार्ट होगी जयसंबंध अभ्यारण्य में, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर इको टूरिज़्म जो साइट है वो विकसित होगी, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा एक और जो कंजर्वेशन रिजर्व है जिसका नाम है बीड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि झुंझुनू में है, उस वहाँ पर भी जो है जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। तो दोनों के नाम याद रखिएगा, एक तो जयसंबंध अभ्यारण्य जहाँ पर जंगल सफारी स्टार्ट की गई है, ये तो अभ्यारण्य है यानी कि सेंचुरी है, और झुंझुनू का जो बीड कंजर्वेशन रिजर्व है ये एक कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है, संरक्षण रिजर्व है। तो उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ पर है, झुंझुनू में है। यहाँ दोनों में ही जंगल सफारी जो है उसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि अजमेर में देशी पर्यटकों यानी डोमेस्टिक जो हमारे टूरिस्ट हैं उनका सबसे ज़्यादा आवागमन रहा है, यानी कि सबसे पर्यटकों की पहली पसंद जो है ये बना है। तो सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला ज़िला जो है वो अजमेर रहा है। और अगर हम ज़िलों की बात करें, अजमेर, सीकर, सवाई माधोपुर पर्यटकों की संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा हैं। तो ये एक हमारे राजस्थान पर्यटन विभाग की ही एक रिपोर्ट है जिसमें कि ये बात कही गई है। छोटा सा तथ्य है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर कुछ है नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रदेश के जो 4 शहर हैं वहाँ पर उनको जो है 3D सिटी जो है वो बनाया जाएगा। तो ये कौन से शहर हैं जिनको कि 3D सिटी बनाया जाएगा, और 3D सिटी बनाने से देखिए होगा क्या। तो राज्य सरकार के द्वारा जो शहर हैं उनके विकास की बेहतर प्लानिंग और प्रबंधन यानी कि प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए जो है ये काफ़ी काम आएगा। यहाँ पर ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के आधार पर जो है 3D मॉडल विकसित किए जाएंगे ताकि इसकी शहर की जो प्लानिंग है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो की जा सके। अब ये 4 शहर कौन से हैं जहाँ पर 3D सिटी का प्लानिंग चलेगा, तो एक तो है जोधपुर, एक है उदयपुर, एक है कोटा और एक है अजमेर। चारों के नाम आप ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कौन से शहर के अंदर 3D सिटी जो है वो का प्लान जो है वो विकसित किया जाएगा। तो एक तो है जोधपुर, फिर है अजमेर, उदयपुर और कोटा। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर देखिए इसमें इसका लाभ क्या होगा कि इससे शहरों के मास्टर प्लान में लैंड यूज़ प्रस्तावित करना, नई सड़कों, फ्लाईओवर, नई कॉलोनियों के निर्माण व विस्तार, ड्रेनेज प्लानिंग कैसे हो, इन सभी जो चीज़ें हैं उनको बनाने में, इस योजना को बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। उसका जब 3D मॉडल आपके पास में रहेगा तो आप उसका वर्चुअल टूर भी कर सकते हो, यानी कि एक आभासी दुनिया में जा करके भी आप देख सकते हो कि कहाँ कौन सी चीज़ को किस प्रकार से मैनेज करके जो है वो बनाया जा सकता है। अब देखिए इसमें एक पोर्टल के बारे में भी इन्होंने बात की है जिसका नाम है राजधारा प्लेटफॉर्म। यहाँ पर राजस्थान की विभिन्न समयावधि की सैटेलाइट इमेजरी की रिपोजिटरी स्थापित की जाएगी। रिपोजिटरी का मतलब है कि किसी भी जो डेटा है उसको यहाँ पर संकलित जो है वो किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है राजधारा प्लेटफॉर्म के बारे में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन से 4 शहर हैं जिनको कि 3D सिटी बनाया गया है, तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका 2022-23 का वितरण समारोह जो है वो आयोजित किया गया जयपुर के हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था के अंदर। और यहाँ पर जो है मीरा पुरस्कार, रांगे राघव पुरस्कार, सुरेंद्र पुरस्कार, देवीलाल सामर पुरस्कार, देवराज उपाध्याय पुरस्कार, शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, इस प्रकार के जितने भी बड़े पुरस्कार हैं वो वितरित किए गए हैं। और ये जो पुरस्कार है ये वितरित जो इनका नाम है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि अप्रैल वाली क्रोनोलॉजी के अंदर जो है इन पुरस्कारों का वितरण दिया है, किसको कौन सा पुरस्कार इसके अंदर दिया गया है। तो मीरा पुरस्कार किसको दिया है, ये एक बड़ा पुरस्कार है तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी सबको आप जो है एक बार के लिए, ठीक है, एक बार के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना याद करने के प्रयास के अंदर ज़्यादा समय उसके अंदर खपाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, मुख्यमंत्री ने किया महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रारूप का अनुमोदन। प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग। ये महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां आखिरकार क्या हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के लिए राज्य के प्रत्येक ब्लॉक के अंदर, ठीक है, हर एक ब्लॉक के अंदर एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति जो है उसको बनाया जाएगा, उसका गठन किया जाएगा। अब उसकी ड्राफ्टिंग इन्होंने दी है कि भाई वो गठन किस प्रकार से होगा। तो पहली बात तो ये कि आपको ये समझ में आ गया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव जो कमेटी है ये क्यों बनाई जाएगी, तो महिला उत्थान के लिए इसको बनाया जाएगा। अब इसका ड्राफ्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, इसका ड्राफ्ट ये कहता है कि एक ग्राम पंचायत के अंदर, ठीक है, एक ग्राम पंचायत के अंदर जो है एक इस प्रकार की समिति जो है वो बनाई जाएगी। अगर 2 ग्राम पंचायत हैं उनके लिए एक समिति भी बनाई जा सकती है, लेकिन एक ग्राम पंचायत के अंदर एक ही जो है वो समिति, ऐसी ग्राम सेवा समिति सहकारी समिति को बनाया जाएगा। इसमें मिनिमम जो सदस्य होंगे वो 300 होंगे और समिति की न्यूनतम हिस्सा राशि जो है वो 3 लाख रुपए होगी। और जो सदस्य इसके अंदर चुन करके आएंगे उनको जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवानी होती है, तो सामान्य क्षेत्रों में जो सदस्य हैं उनको तो 1 लाख रुपए जमा करवानी होगी। लेकिन अगर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की सहकारी समिति बनती है तो वहाँ के सदस्यों को 75,000 रुपये जो है वो सिक्योरिटी मनी के रूप में यहाँ पर जमा करवाने होंगे। और यहाँ पर फैक्ट क्या है कि किसी भी एक ग्राम पंचायत में 2 ग्राम सहकारी समितियां नहीं होगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया, हर ग्राम पंचायत के अंदर जो है वो एक जो है वो सहकारी समिति बनेगी। उसके अलावा यहाँ पर नई समितियों में फर्नीचर और अन्य संसाधनों के लिए 50,000 प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां पैक्स जो है वो दिए जाएंगे। सरकार के द्वारा 50,000 रुपये का इनको जो है वो पैक दिया जाएगा। सरकार जो है इसमें और भी अंशदान देगी, जैसे कि 3 लाख रुपये की राशि जो है राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। इस तरह से 351 ब्लॉक में बनने वाली ग्राम सहकारी सेवा समितियों के लिए कुल 10.53 करोड़ रुपीस जो है उसका वित्तीय भार सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी सी टेक्निकल इन अ सेंस, थोड़ी सी चीज़ें समझने जैसी है इसके अंदर। पहली बात तो ये कि हर एक ग्राम पंचायत के अंदर एक जो है वो ये महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति को बनाया जाएगा। इसमें न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख रुपए है। मिनिमम जो मेंबर्स है वो 300 होंगे। सामान्य अगर क्षेत्र है तो वहाँ पर अगर कोई सदस्य है तो उसको 1 लाख रुपए तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना है। अगर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में है तो 75,000 का जो है उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना है। गवर्नमेंट जो है इसमें 3 लाख रुपए तक की जो राशि है उसको ग्रांट के रूप में देगी, यानी कि खुद वहन करेगी। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं, बार बार पढ़िएगा ताकि आपको दिमाग में जो है ये स्टेबल हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण, यानी कि जो आपके लेबरर्स होते हैं उनको स्किल उनका इन्हेंस करने के लिए नरेडको का फुल फॉर्म है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, और जो आवासन मंडल है राजस्थान आवासन मंडल यानी कि हाउसिंग बोर्ड जो है, उन दोनों के बीच में एक MOU साइन किया गया है। तो MOU का मकसद क्या है कि जो भी श्रमिक हैं उनका स्किल डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जाए। अब देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। इन्होंने कहा है कि आगामी 2 वर्षों में निपुण का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, इस कार्यक्रम के तहत 20,000 से ज़्यादा जो निर्माण श्रमिक हैं उनको ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण देगी, यानी कि साइट के ऊपर जो काम करने वाला कारीगर आता है उसको वहीं पर ही प्रशिक्षित किया जाएगा। तो 20,000 जो श्रमिक होंगे उनको वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए काउंसिल
इस प्रशिक्षण के लिए काउंसिल ने राजस्थान आवासन मंडल को नोडल एजेंसी बनाया है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए ये भी नवाचारों के अंदर ही एक कड़ी है। अभी आपको पता है आवासन मंडल को पीछे हमने पढ़ा था आर्टिकल में कि अवार्ड भी मिला है, तो इसी प्रकार के इनोवेशंस के लिए जो है वो पुरस्कृत किया जाता है। इन्होंने इसमें कहा है कि इसमें सरकारी, गैर सरकारी, दिहाड़ी पर आने वाले और बिल्डरों के निर्माण श्रमिकों को नरेडको के सहयोग से प्रोफेशनल तरीके से जो है वो प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसमें क्या क्या बातें हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं कि मंडल के सहयोग से पहले चरण में मंडल के अधीन प्रदेश भर के में चल रहे 150 से अधिक परियोजनाओं से जुड़े श्रमिकों को प्रशिक्षण देंगे। और इसके बाद में जो प्रशिक्षित श्रमिक होंगे उनको 3 साल के लिए 2 लाख तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाएगा। नरेडको उनको प्रमाण पत्र देगा, 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि, जिसको हम एक तरीके से स्टाइपेंड कह सकते हैं, वो भी दिया जाएगा। और इसमें कोई वित्तीय भार मंडल के ऊपर नहीं आएगा। और इससे होगा क्या कि जो श्रमिक अकुशल थे, अनस्किल्ड थे, वो कुशल श्रेणी में आ जाएंगे और उनका मानदेय यानी कि जो उनका जो डेली उनको जो वेजेस मिलते हैं उसमें भी इंक्रीमेंट होगा। तो ये एक तरीके से एक वेलफेयर वर्क है जो कि नरेडको और आवासन मंडल के द्वारा किया जा रहा है। तो नरेडको का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, आवासन मंडल के बीच में ये हुआ है ये ध्यान रखिएगा, निपुण के बारे में ध्यान रखिएगा, और नोडल एजेंसी आपको पता है ही। और ये इसमें दुर्घटना बीमा भी ध्यान रखिएगा कि 3 साल के लिए 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी श्रमिकों को दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि प्रदेश के 10 ऐसे संस्थान हैं जिनको कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस जो स्कीम है उसके तहत जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो इसमें NQASS क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए 10 संस्थानों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। तो 10 चिकित्सा संस्थानों, 7 PHC और 3 UPHC। PHC का मतलब क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जो आपके गाँव के अंदर होते हैं ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। और उससे ऊपर होता है अर्बन जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। तो उसको भारत सरकार के NQSC प्रोग्राम के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं, जिसके के अंदर आप देखेंगे तो हालांकि इतना तो याद रहेगा नहीं कि जैसे पाली जिले की मुसालिया, फालना और ठटवाड़ी, सुंदरगढ़, अगरिया जो कि राजसमंद में है, और अरटिया व कला ये जोधपुर के हैं, इनके PHC को अवार्ड दिया है, सर्टिफिकेट दिया गया है। और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की अगर हम बात करें तो तलवंडी कोटा, मंडिया रोड, पाली, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर और जयपुर जो है, इनको भी यहाँ पर जो है वो सर्टिफाइड किया गया है। तो इस सर्टिफिकेट के तहत जो है PHC को जो है 3 वर्ष तक 3 लाख रुपए वार्षिक, और UPHC जो है उसको 2 लाख रुपए वार्षिक जो है वो प्रदान किए जाएंगे। तो ये इसके भारत सरकार के द्वारा जो है वो प्रदान किए जाएंगे इस प्रोग्राम के तहत। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, जो कि हमारे जयपुर का जवाहर कला केंद्र है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। पहली बार यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जो है उसको भी आयोजित किया गया है। बस इसमें इतना ही फैक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी की चीज़ें इतनी काम की नहीं है, तो ये मैंने टिक लगा दिया, यही इंपॉर्टेंट, बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। फिर चलते हैं राजस्थान न्यूज़ इन शॉर्ट में, यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है बातें वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला है आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि श्रीनगर के अंदर आयोजित की गई थी, और वहाँ पर ये 45वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप थी। रेसलिंग आप जानते हैं कुश्ती की एक चैंपियनशिप थी, जिसमें राजस्थान के 21 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। तो हो सकता है कि आपसे स्पोर्ट्स के अंदर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, तो आप स्पोर्ट्स के ये जो खिलाड़ी हैं उनके नाम आप देख लीजिएगा। तो रेखा कुमारी, मनीषा चाहर और रुचि फौजदार सिनसिनी जो हैं ये रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि रेसलिंग के खिलाड़ी हैं, और श्रीनगर के अंदर आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को जिताया है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हथकरघा प्रदर्शनी यूथ को जोड़ो। ये यूथ को जोड़ो क्या है, तो इसमें जो है प्रदेश के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा इसको संचालित किया गया है। यानी कि जो हमारे नवयुवक हैं, लोग हैं, उनको यूथ को जो है लाइब्रेरी से नए पाठकों को किस प्रकार से जोड़ा जाए उसके लिए ये कार्य करेगा। तो उसके लिए एक अभियान है, यूथ को जोड़ो अभियान। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभियान किससे संबंधित है, बाकी डिटेलिंग्स में आपको ज़्यादा जाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए मारवाड़ युवा महोत्सव, ये भी वैसे कुछ विशेष नहीं है। तो मारवाड़ आपको पता ही है, जोधपुर साइड के उस एरिया को मारवाड़ कहते हैं। तो राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा जोधपुर संभाग मुख्यालय पर मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें 6 जिले यानी बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही के युवा कलाकारों ने जो है वो इसमें भाग लिया है। उसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलिए, राजस्थान हाउस का शिलान्यास। ये राजस्थान हाउस जो है इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, तो दिल्ली के अंदर जो है इसका शिलान्यास किया गया है। तो ये जो है राजस्थान में जो विशिष्ट क्षेत्र है, लुटियंस जोन जो है वो दिल्ली का, वहाँ पर जो है इसको बनाया गया है, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा जो है इसका इनागोरेशन किया गया है। ये एक तरीके से गेस्ट हाउस का कार्य करेगा,
ठीक है। और राजस्थान का जो आर्किटेक्चर वगैरह जो है वो इसके अंदर दिखाया गया है। बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान हाउस कहाँ पर है तो ये पता होना चाहिए, दिल्ली के अंदर इसका जो है वो इनॉग्रेशन किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, ये है कला महोत्सव। अब कला महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो देखिए ये कला महोत्सव है, राज्य स्तरीय एक महोत्सव था। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान और भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन उदयपुर के अंदर किया गया है। तो भारतीय लोक कला मंडल परिसर के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है। दोनों ही बातें ध्यान रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान और भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा इसको आयोजित किया गया है और उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है कला महोत्सव। अगर आप ऊपर का मारवाड़ युवा महोत्सव भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कला महोत्सव थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन उदयपुर के अंदर किया गया है। इसमें ऐसा कहा गया है कि भाई छात्रों को जो है साइंस की जो हम पढ़ाई करते हैं उसके साथ साथ में उनको जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, जो कला कौशल है, उसके बारे में भी जो है वो ज्ञान करवाया जाए। तो ये इसका बेसिकली मोटा मोटा उद्देश्य था, उसको लेकर के इसका आयोजन किया गया। बस आप आयोजन स्थल का नाम ध्यान रखिएगा, किन्होंने आयोजित करवाया वो ध्यान रखिएगा, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड जो है उसका गठन किया गया है। तो अभी देखिए कि 22 मई 2023 यानी इस बार का जो 22 मई था, तो ये महाराणा प्रताप जी की 483वीं जयंती थी। ठीक है, और इस अवसर पर जो है मुख्यमंत्री जी ने महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा की है। और उसके अलावा जो है उन्होंने जो इनकी समाधि है वहाँ राज तिलक स्थली है, और जो इनके अनेक जो स्थल है उनके विकास के लिए भी 5 करोड़ रुपए देने की लागत से जो है वहाँ पर विकास कार्य कराने की बात भी की है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड प्रताप के शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करेगा। बोर्ड पाठ्यक्रम सामग्री, धरोहर संरक्षण, नव निर्माण और विभिन्न भाषाओं में शोध कार्य, प्रकाशन का प्रचार प्रसार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, व्याख्यान, कवि सम्मेलन आदि कार्यों के लिए भी योजना तैयार करेगा कि भाई किस प्रकार से जो महाराणा प्रताप है उनके यशोगान जो है, जो उनकी वीरता की कथाएं हैं, उनको किस प्रकार से जो है वो संरक्षित किया जाए, कैसे बच्चों को बताया जाए, आने वाली पीढ़ी को बताया जाए, तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत है। फिर देखिए कि यहाँ चावंड जो है वहाँ पर 4 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाने की भी घोषणा पहले ही की जा चुकी है। तो ये आपको ध्यान रहेगा कि पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि इस बार जो है 483वीं जयंती थी 22 मई को, और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की बात की गई है, जो कि क्या करेगा कि भाई जो पाठ्य सामग्री है, धरोहर संरक्षण है, उसके द्वारा जो है महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करेगा। और जो है चावंड के अंदर इनका पैनोरमा भी बनाया जाएगा, मतलब इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है। फिर देखिए नेक्स्ट है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास किया गया है उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर इसका शिलान्यास किया गया है। यहाँ पर होगा क्या, तो जेनोलॉजी और प्राकृत भवन में बेसिकली होगा क्या, तो जैन जो साहित्य है, आपको पता है जैनियों का जितना भी साहित्य है, जैन साहित्य जितना भी हमारे इतिहास का है, वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है प्राकृत, पाली और जैन साहित्य की स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई यानी MA स्तर की जो पढ़ाई है जो है यहाँ पर विश्व स्तरीय शोध जो है उसके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यहाँ का जो उदयपुर के अंदर जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, वहाँ पर ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास किया गया है। ये पहला ऐसा देश का केंद्र है जहाँ पर प्राकृत, पाली और जैन साहित्य पर MA स्तर की पढ़ाई की जाएगी और विश्व स्तरीय शोध को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें जो बिखरी हुई पांडुलिपियाँ हैं, पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको भी यहाँ पर ये लोग कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर की जाएगी, ये जो मैंने आपको बताया अभी वही सारी चीज़ें हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब देखिए कि राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। तो देखिए ये जो मिशन है, ये जो युवा कृषक होते हैं, युवा कृषक कौन हुए, जिन्होंने मान लीजिए कि BSc किया है एग्रीकल्चर के अंदर, MSc किया है, PhD किया है। तो आपको पता है कि सभी लोग स्ट्रीम चुनते हैं, तो BA कर लेते हैं, फिर सोचते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, या BCom कर लेते हैं CA बनने के लिए, इस प्रकार से स्ट्रीम चुनते हैं। यानी एग्रीकल्चर के अंदर अभी जो बच्चों का रुझान है वो कम है, यानी कि यहाँ पर स्कोप जो है वो कम देखने को मिलता है। तो इसको बढ़ाने के लिए बजट में इस बार घोषणा की है कि भाई जो भी बच्चे, अगर कोई एग्रीकल्चर के अंदर BA करता है या PhD तक करता है, तो हम उसको जो है एक्स्ट्रा कुछ इनिशिएटिव जो है हमारी तरफ से देंगे, तो अलाउंस देंगे, जिससे कि वो उसमें और ज़्यादा जो है वो पढ़ाई कर सके। तो अभी देखिए ये जो दिया जाने वाला जो अलाउंस था, प्रोत्साहन राशि थी एक तरीके से, इसको बढ़ा करके 3 गुना कर दिया गया है। इस बजट में इसको 3 गुना कर दिया गया है। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से ये डेटा याद रख लेना है
कि मिशन के तहत राज्य में कृषि विषय में एग्रीकल्चर के अंदर अगर 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को 5,000 के स्थान पर अब 15,000 यानी कि 3 गुना किया गया है, तो 5,000 के स्थान पर 15,000 दिया जाएगा। अगर कृषि विज्ञान में स्नातक के विषयों में उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी वगैरह वगैरह में आदि से और स्नातकोत्तर में जो छात्रा हैं यानी स्नातक और स्नातकोत्तर अगर वो कर रहे हैं इन्हीं सब विषयों के अंदर, तो उनको 12,000 से बढ़ा करके अब 25,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। और जो अगर पीएचडी कर रहा है कोई बच्चा, छात्र या छात्राओं को अगर वो पीएचडी कर रही हैं, तो 15,000 के स्थान पर उनको 40,000 रुपये प्रति वर्ष जो है वो इसके अंदर दिया जाएगा। तो ये छात्राओं के लिए है, छात्रों के लिए नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर देखिए, इस मिशन के तहत कृषि विषय पढ़ने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ा करके 3 गुना किया गया है, यानी 5,000 के स्थान पर 15,000, 12,000 के स्थान पर 25,000 और 15,000 के स्थान पर 40,000 रुपये, जो कि अधिकतम 3 वर्ष के लिए है पीएचडी करने वाली लड़कियों के लिए, उसको इंक्रीज़ किया गया है। तो इसको दोबारा से आप याद कीजिएगा कितनी कितनी राशि जो है वो सब में बढ़ाई गई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है एक नाम है शोभा शेखावत। तो ये किससे रिलेटेड है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली के अंदर जो है अभी डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था, और इसके अंदर जयपुर की शोभा शेखावत ने 10 मीटर एयर राइफल वुमेन्स टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। तो हो सकता है कि क्योंकि अब पिछली बार अगर आप पेपर देखेंगे तो ऐसा ही उठा करके कोई स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, तो हो सकता है इनके ऊपर पूछ ले। तो शोभा शेखावत के बारे में ध्यान रखिएगा, शूटर हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा, इन्होंने जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वहाँ पर इन्होंने रजत पदक जो है वो हासिल किया है 10 मीटर एयर राइफल में। फिर चलिए नेक्स्ट जो है वो है ग्रामीण शहरी ओलंपिक। तो इनके बारे में तो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये जो है 23 जून से इनको आयोजित किया जाएगा। इसमें हर उम्र के लोग जो है वो खेल सकेंगे। तो अगर ग्रामीण ओलंपिक की बात करें तो खेल प्रतियोगिताएं ग्राम स्तर, पंचायत स्तर पर 4 दिन के लिए, ब्लॉक स्तर पर 5 दिन के लिए, जिला स्तर पर 3 दिन के लिए और राज्य स्तर पर 4 दिन तक चलाई जाएंगी। शहरी ओलंपिक खेलों की बात करें तो वही देखिए, राज्य स्तर पर तो 4 दिन के लिए और जिला स्तर पर 3 दिन के लिए, लेकिन निकाय स्तर पर जो है वो 6 दिन के लिए इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ये डेज के बारे में भी आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो ये नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा हल्दीघाटी युवा महोत्सव को लेकर के। तो राजस्थान युवा बोर्ड और उदयपुर संभाग और जिला प्रशासन ने के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय हल्दीघाटी युवा महोत्सव नाथद्वारा में आयोजित किया गया है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात, ये तो खैर है ही है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा कन्वेरी माता मंदिर को धार्मिक स्थलों के विकास की योजना में शामिल करने और आमेट तहसील की सरदारगढ़ उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। तो यहाँ कन्वेरी माता, क्योंकि कल्चर के अंदर हमको इन चीज़ों के पढ़ना है, मंदिरों के बारे में पढ़ना है, तो याद ध्यान रखिएगा आप कि कन्वेरी माता मंदिर कहाँ पर है। तो यह नाथद्वारा के अंदर है और इसको जो है धार्मिक विकास की जो योजना है उसमें शामिल करने की बात की गई है। तो माता जी का ये मंदिर कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे, ये है संस्था आधार। तो आपदा प्रबंधन और सांख्यिकी विभाग के जो मंत्री है गोविंद राम मेघवाल, उनके द्वारा राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित संस्था आधार योजना के पोर्टल का लोकार्पण जो है वो किया गया है। इसमें जो भी अनुदान, लाभ, सेवाएं देने के लिए जो है एक संस्था आधार नंबर अनिवार्य किया जाता है। तो इतनी इसके अंदर बात है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, 42वां राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये है शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, ठीक है, और 42वां नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है। इसमें पहली बात ये ध्यान रखनी है कि इसका आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। 42वां ये चैंपियनशिप था और राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को इसमें पराजित करके पहली बार पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो राजस्थान जीता है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इसमें कैप्टन थे जसविंदर जस्सा और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी इन्हीं को चुना गया है। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान की शूटिंग बॉल टीम ने 1976 से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। हालांकि 2021 में खैर ये छोड़िए, रजत पदक जीता ही छोड़िए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये प्रतियोगिता हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ पर आयोजित की गई? वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ये क्या है? तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत रत्न राजीव गांधी के जो कार्य हैं उनसे प्रेरणा लेकर के जो यूथ है उनका कल्चरल एक्सचेंज किया जाए, यानी कि उनको 10,000 युवाओं को उन्होंने सेलेक्ट
करके जो भी हमारे राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों सहित जो पूरे देश का जो है वो भ्रमण करवाया जाएगा और उनको जो है हमारे कल्चर से जो है वो अवगत करवाया जाएगा। तो ये कार्य जो है वो इस राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत करवाया गया है। फिर देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित न्यूज़ है जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कट कर देते हैं। अब हम आगे चलेंगे वन लाइनर फैक्ट्स को लेकर के। तो वन लाइनर फैक्ट्स फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, एक तो यहाँ 2 पेजों के वन लाइनर फैक्ट्स हैं। तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस वन लाइनर फैक्ट्स को प्लस जो हमारा पुरस्कार और सम्मान वाला वीडियो है इसको हम जो है वो कवर कर लेंगे, क्योंकि पुरस्कार और सम्मान इतने ज़्यादा नहीं है तो ये 2 पेजेस इजीली कवर हो जाएंगे। और अभी 40 मिनट्स का होगा तो आपका वैसे ही मन मर जाएगा पढ़ने के लिए इसको। तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं जो है वो समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।